नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो हमने बात किया था कि दुराशय क्या है। ठीक, हमने दुराशय को उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि अपराध जो आपराधिक कृत्य हैं उसकी क्या अवस्थाएं होती हैं। तो हम एक बार और आपको दुराशय के बारे में फिर से थोड़ा सा मोटा मोटा एक बार समरी करवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, दुराशय जो होता है कि इसको कहते हैं दूषित आशय, लेकिन इसमें क्या है कि भारतीय दंड संहिता में दुराशय को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। पूरे भारतीय दंड संहिता में कहीं पर भी दुराशय को परिभाषित नहीं किया गया है, ना तो दुराशय शब्द का ही कहीं पूरे संहिता में कहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन संहिता में उसके आशय को व्यक्त करने के लिए बहुत ढेर सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि जो उसी के जैसे भाव को व्यक्त करते हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर दुराशय जैसा आशय ही निहित है। जैसे उन शब्द हैं स्वेच्छा से, जो कि धारा 39 में दिया गया है, से बेईमानी से धारा 24 में दिया गया है, कपट पूर्वक या धोखे से धारा 25 में दिया गया है, विश्वास करने का कारण धारा 26 में, जानबूझकर विद्वेष पूर्वक, असावधानी से, उपेक्षा से, भ्रष्टता पूर्वक, स्वैरिता, दूषित रीति से। तो दोस्तों, इतने शब्द दिए गए। अगर कहीं भी पूरे भारतीय दंड संहिता में अगर ऐसे शब्द कहीं आपको मिलें तो समझ जाइए कि वहाँ पर दूषित आशय की बात की गई है। तो यहाँ आप इसको समझिए कि स्वेच्छा से आप किससे कब कहेंगे कि कोई कार्य किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी कृत्य को बिना किसी प्रभाव या धमकी या विवशता के करता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी प्रभाव या धमकी या विवशता के जब करता है तो ये माना जाता है कि उसने उस कार्य को स्वेच्छा से किया है। और दूसरा है दोस्तों बेईमानी से। कब कहते हैं कि कोई कार्य किसी व्यक्ति ने बेईमानी से किया है, बेईमानीपूर्ण आशय से किया है। जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी एक व्यक्ति को सदोष लाभ पहुँचे या अन्य को सदोष हानिकारित हो उससे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे और ऐसे कि जिससे उसके कार्य से किसी एक व्यक्ति को कुछ फायदा पहुंच जाए या किसी अन्य को कोई नुकसान पहुंच जाए, तो ऐसे कार्य को हम कहते हैं कि वह कार्य बेईमानीपूर्ण आशय से किया गया। अब आते हैं कपट पूर्वक। इसका क्या होता है? कपट पूर्वक तब कहा जाता है, इसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा आईपीसी में नहीं दी गई है। इसमें ये होता है कि इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है और धोखा खाने वाले व्यक्ति को उस धोखा से क्षति होती है, तब हम कहते हैं कि उसके साथ कपट हुआ है। तीसरा है विश्वास करने का कारण, जो कि धारा 26 में दिया गया है। कोई व्यक्ति, तब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण तब रखता है तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कोई रीजन रखता हो, ठीक है, तभी ये कहा जाता है कि वह उसको विश्वास करने का कारण रखता, अन्यथा नहीं। अब आते हैं कि जो दुराशय है, दुराशय मतलब दूषित आशय जो है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि हर अपराध में दुराशय सम्मिलित होता है, ठीक है, बिना उसके अगर और कोई व्यक्ति अगर उसका दुराशय नहीं है, उसका दूषित आशय नहीं है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं कि जहाँ पर न्यायपालिका ये नहीं देखती है, उसका मौका ही नहीं देती है अभियुक्त को कि वह यह साबित करे कि उसका आशय वहाँ अनुपस्थित था। जैसे हम बात करें कि इसमें कुछ इसके जो अपवाद हैं कि अगर उसका कार्य जो है वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है, अगर वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है, तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अभियुक्त को न्यायालय सुने कि उसका ऐसा करने का आशय नहीं था। उसके कार्य से ही वह क्लियर है कि वो कार्य ऐसा है कि जो राष्ट्र के विरुद्ध है। और दूसरा है कि राजद्रोह, अगर कोई ऐसा अपराध करता है जो राजद्रोह अगर करता है कोई व्यक्ति, तो उसमें भी चाहे आशय हो चाहे ना हो उसको सज़ा दी जाती है।
तीसरा अपहरण या व्यपहरण, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण करता है या व्यपहरण करता है तो वहाँ भी आशय नहीं देखा जाता, उसको दंडित किया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई सिक्कों या स्टाम्पों का कूटकरण करता है उसमें भी आशय नहीं देखा जाता, उसको दंडित किया जाता है ऐसे अपराधों के लिए। ऐसे न्यायालय की मानहानि, आपराधिक अपलेख, अगर कोई इस तरीके से लेख लिखता है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है तब भी वह दंडित किया जाता है, उसमें वह नहीं बचाव ले सकता कि मेरा आशय नहीं था। इसी तरीके है कि लोक उपताप, जिसको पब्लिक न्यूसेंस भी कहते हैं, वो आईपीसी धारा 268 में है। और है द्विविवाह, मतलब बाइगेमी। अगर कोई ये कहे कि भाई उसकी एक पत्नी है और जिस विधि में अगर ये मनाही है कि आप 2 शादियां नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है पहली पत्नी के रहते हुए तो वह इस चीज़ का नहीं बचाव ले सकता कि उसको ऐसा करने का आशय नहीं था, वह दंडित किया जाएगा, ठीक है, जो कि धारा 494 में आईपीसी में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो था आपका जो अपराध के जो चरण थे, जो आपराधिक कृत्य था उसके जो चरण थे, उसके हमने बात किया था कि उसके 4 चरण होते हैं। जो आपराधिक कृत्य हैं उसके 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण में से पहला चरण ये है कि व्यक्ति जो है उसका कोई आपराधिक आशय या कोई अभिप्राय उसका होता है, उसका व्यक्ति का आपराधिक आशय या उसका कोई अभिप्राय होता है, ठीक है। दूसरा हमने बताया था आपको कि उसका जो होता है वो तैयारी करता है, कोई अपराध करने के लिए पहले वो एक मन में अपने आशय बनाता है कि भाई आपराधिक आशय, अभिप्राय एक रखता है कि हमको ऐसा कार्य करना है। दूसरा फिर वो ऐसा कार्य करने के लिए वो तैयारी करता है। तैयारी के बाद तीसरा वो काम क्या करता है, जब तैयारी उसकी हो जाती है तो वो प्रयत्न करता है, उस अपराध को करने की दिशा में कोई कार्य करता है जिसको हम प्रयत्न कहते हैं, वो आगे बढ़ता है उसको करने के लिए। और उसके बाद चौथा जो है वो होता है कि वो कार्य पूर्ण हो जाता है। अगर जब प्रयत्न उसका पूर्ण हो जाता है तो वो कार्य पूर्ण मान लिया जाता है और वो पूरा अपराध जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम बात करेंगे पहले सबसे कि उसका अभिप्राय क्या है। अभिप्राय क्या स्वतः दंडनीय है आईपीसी में? पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या जो है अभिप्राय या जो उसका आपराधिक आशय है क्या वो सिर्फ खुद में ही दंडनीय है। तो हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता में कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो ये सीधे सीधे दंडनीय नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में क्या है ये पता लगाना बहुत ही कठिन काम है। ये माना जाता है कि एक मनुष्य के मन में क्या चल रहा है ये एक भूत भी, एक प्रेत भी उसको पता नहीं लगा सकता है। तो इसलिए इसको दंडनीय नहीं बनाया गया, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो दूसरा चरण ये आता है इसका कि वो तैयारी। तो तैयारी क्या है भाई? कोई अपराध करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए जब व्यक्ति, कोई अपराध करने के लिए व्यक्ति जब उसके लिए कुछ संसाधन जुटाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बताएं, उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए कि ए को बी की हत्या करनी है और वो जाता है मार्केट से चाकू या बंदूक खरीद के लाता है, या किसी की हत्या करनी है तो विष खरीद के लाता है। जिस भी तरीके से उसको हत्या करनी है तो उसके लिए वो साधन जब जुटाता है तो उसको हम कहते हैं कि भी वो तैयारी की प्रक्रिया में है। और तैयारी भी जो है भारतीय दंड संहिता में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वो भी दंडनीय नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि तैयारी भी स्वतः दंडनीय नहीं है, क्योंकि जैसे हम आपको उदाहरण दें कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मार्केट गया, ठीक है, कोई व्यक्ति मार्केट गया और वहाँ से वो बंदूक खरीद के लाया और अपनी जेब में रख लिया है। अपनी जेब में वो रख लेता है तो उसके बाद वो लेकर के आया अपने घर में बैठा हुआ है। अब किसी को क्या पता कि वो किसी का मर्डर करने जा रहा है
और उसका ये भी होता है, तैयारी इसलिए भी दंडनीय ज़्यादातर मामलों में इसलिए भी नहीं बनाई गई है क्योंकि व्यक्ति कभी भी अपना विचार बदल सकता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं भाई ए जो है बी की हत्या करने के लिए निकला घर से, और उसके बाद उसको कोई व्यक्ति मिल गया रास्ते में, उसने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि भाई ऐसा है कि क्या मतलब है हत्या हत्या करने का, तो क्यों जा रहे हो सीधे विवाद में पड़ने, तो क्या करता है अपने विचार बदल देता है। इसीलिए आईपीसी में तैयारी को दंडित नहीं किया गया है, उसको अपराध नहीं माना गया है, कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो। और हम आपको एक उदाहरण और दें कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि बीमा कंपनी से बीमा प्राप्त करने के लिए उसकी जेवरात की दुकान रहती है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पर वो चोरी करवा देता है और उसके बाद वो पुलिस को सूचना देता है, जिससे कि पुलिस आती है, लेकिन जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इसने खुद ही करवाया है। तो ये माना जाता है कि उसको दंडित नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि दंडित उसको तब किया जाता कि जब वह अपना जो उसका उद्देश्य था कि भाई वो चोरी करवा हो गई थी और उसका वो जो क्लेम था पाने के लिए जब बीमा कंपनी में वो आवेदन कर देता, उसको उस कंपनी में प्रेषित कर देता अपने आवेदन को, तब माना जाता कि वो तैयारी उसकी मतलब सफल हो गई। तो तैयारी क्या थी, अभी वो कार्य घटित नहीं हुआ, अभी वो तैयारी की ही कंडीशन में है, इसीलिए अभी अपराध पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए उसको सज़ा नहीं दी गई। इसी तरीके से एक और है उदाहरण कि अगर जैसे एक महिला थी, तो वो क्या हुआ कि वो इंडिया से पाकिस्तान की सीमा की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी। वो महिला जो थी वो इंडिया से पाकिस्तान की सीमा की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी। तो उसके बाद उसको लोगों ने, जबकि वहाँ ये था कि सीमा पार करना अपराध है, तो किसी ने उसको वहाँ पर रोक दिया। तो जब उसका विचारण शुरू हुआ तो ये हुआ कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि जब तक वो सीमा को ना पार कर जाए तब तक ये नहीं कह सकते कि वह सीमा पार करेगी ही, क्योंकि उसका तो मन कभी भी बदल सकता है। तो इसलिए उसको दंडित नहीं किया गया। ये माना गया कि अभी वह तैयारी के ही चरण में है, जो कि अपराध की दूसरी अवस्था है, आपराधिक कृत्य की जो वो दूसरी अवस्था है, क्योंकि अभी वो कभी भी अपना विचार अभी बदल सकती है, इसलिए उसको वहाँ दंडित नहीं किया गया। ठीक है। अब जो हमने कहा कि तैयारी कहाँ कहाँ दंडनीय है, तैयारी जो है भारतीय दंड संहिता में कहाँ कहाँ दंडनीय है, इसको हम आपको बताते हैं कि तैयारी कहाँ कहाँ। जैसे राज्य के विरुद्ध जो है, भारत सरकार के विरुद्ध अगर, ठीक है, अगर भारत सरकार के राज्य के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ने की अगर कोई तैयारी करता है, जैसे कि राज्य के विरुद्ध, पहला हम बताएं कि तैयारी कहाँ कहाँ दंडनीय है। पहला, राज्य के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, यह धारा 122 में। अगर कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, कहने का मतलब है कि वो राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सभी संसाधन जुटा रहा है, जैसे बम हो गया, हथगोला हो गया, ठीक है, बंदूक हो गया, इस तरीके से तोप हो गया, अगर कहीं भी वो इकट्ठा कर रहा है तो उसकी ये तैयारी ही, उस तैयारी को ही भारतीय दंड संहिता में अपराध माना गया है, उसको कंप्लीट अपराध माना गया है। इसी तरीके से कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में अगर लूटपाट करने की कोई तैयारी करता है। दूसरा है कि भारत से शांतिपूर्ण संबंध रखने वाली शक्ति के क्षेत्र में
लूटपाट करना, यह धारा 126, वह धारा 126। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो मान लीजिए कि अगर भारत और कोई और पड़ोसी राज्य हैं, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है या कोई भी राज्य है, और उसके क्षेत्र में अगर भारत का कोई व्यक्ति अगर वहाँ उसके क्षेत्र में लूटपाट करने के लिए अभी संसाधन सब जुटाया हुआ है और लूट अभी नहीं किया है, अभी तैयारी की कंडीशन में है कि लूट करने को प्लान पूरा बना रहा है कि चलना है वहाँ लूटने, तो अगर इसकी सूचना मिलती है तो वो भी उसको इसके आधार पे उसको दंडित किया जाएगा। तीसरा है डकैती करने की तैयारी। तीसरा है डकैती करने की तैयारी। तो ये है धारा 399 में, ये है धारा 399 में। अगर कोई व्यक्ति डकैती करने के लिए पूरी सभी संसाधन जुटा लिया कि बस डकैती करने ही वाला है, जबकि तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं है, लेकिन डकैती की तैयारी करना ही दंडनीय है, वो कंप्लीट अपराध माना जाता है। इसी तरीके से आपका चौथा है कि सिक्कों या सरकारी टिकटों के कूटकरण की तैयारी। सिक्कों या सरकारी टिकटों के कूटकरण की तैयारी। सिक्कों या सरकारी टिकटों के कूटकरण की तैयारी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी धारा 233 से 235 233 से 235 और धारा 256 और 257, धारा 256 और 257 के अंतर्गत उसको भी दंडित किया जाता है। इस तरीके से और है कूटकृत सिक्के। एक और है कि अगर कोई व्यक्ति कूटकृत सिक्के बनाने की तैयारी में, कूटकृत सिक्के झूठे बाँट या माप, झूठे बाँट या माप या जाली दस्तावेज या जो है जाली दस्तावेज रखना मात्र ही दंडनीय है। ठीक है, इन सबको रखना मात्र ही। अब इसको कहाँ आप इस्तेमाल करेंगे, अभी तो आप तैयारी के कंडीशन में हैं, लेकिन इसको भी रखना मात्र ही दंडनीय, रखना मात्र ही दंडनीय है। रखना मात्र ही दंडनीय है। तो धारा 242, 243, 259, 266, 274, धारा 242, 243, 259 और उसके बाद 266 और 474 इतने के अंतर्गत इसको दंडनीय बनाया गया है। कि मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने पास कूटकृत सिक्के रखता है, ठीक है, झूठे बाँट और या माप का कोई झूठे बाँट और माप रखता है या जाली दस्तावेज रखता है, तो इसका रखना मात्र ही दंडनीय है। जबकि अभी उसने उसका इस्तेमाल कहीं नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब तीसरा चरण में हम पहुंचते हैं। जो आपराधिक कृत्य का जो तीसरा चरण है वो है तैयारी। ठीक है, आपराधिक कृत्य का जो तीसरा चरण है वो है तैयारी। अब कोई व्यक्ति जैसे दो चरण पार कर गया कि उसका मान लीजिए कि कोई अपराध करने का, एक तो पहली बात उसका अभिप्राय था
अब अभिप्राय के बाद उसने क्या किया, अपराध करने के लिए मार्केट से सभी सामान उसने जुटा लिया। तो हर मामले में तो दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में तैयारी को, जो हमने ऊपर बताया, इतने मामलों में तैयारी स्वतः में ही दंडनीय है। तो फिर उसके बाद मान लीजिए कि उस मामले में वो नहीं आता है, ठीक है, और अन्य मामलों में कि जिसमें अभी वो अपराध की दिशा में बढ़ने वाला है, तो वो क्या करता है कि अपराध करने का अब प्रयास, जो तीसरा चरण है, अपराध करने का प्रयास जो है, हम उसके बारे में बताते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब हथियार जुटा के रखा है, अब उसके बाद अब उसको अपराध करना है, और अगर जो प्रयास है उसका अगर पूरा हो गया तो अपराध जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अगर घटना घटित हो गई तो वो मान लिया जाता है कि उसने अपराध को पूर्ण कर दिया। तो इस तरीके से तीसरा चरण उसका जो है वो कंप्लीट होता है। तो जो तीसरा है इसका जो है प्रयत्न, तो प्रयत्न को इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है, तो ये होता है कि अपराध या पूर्ण अपराध माना जाता है, ठीक है। इसको भी आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो अध्याय जो 23 है आईपीसी का, उसमें एक सेक्शन है 511, जहाँ पर प्रयत्न को परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ बताया गया है कि प्रयत्न को वहाँ दंडनीय बनाया गया है, वहाँ पर दंडनीय बनाया गया है। और ऐसे प्रयत्न को जो भारतीय दंड संहिता की किसी भी धारा में दंडनीय नहीं बनाया गया है। तो प्रयास का जो कहाँ हम कहते हैं कि यहाँ से प्रयास हुआ, जैसे तैयारी जहाँ कंप्लीट होती है, जैसे तैयारी जो होती है प्रयत्न की पूर्ववर्ती दशा है, तैयारी जो है ये प्रयत्न का पूर्ववर्ती चरण है, ये पूर्ववर्ती चरण है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ तैयारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वहाँ से जो प्रयत्न है वो उसका स्टेज शुरू होता है। अब आपराधिक प्रयत्न, देखिए आपराधिक प्रयत्न ही दंडनीय है और ऐसे कोई प्रयत्न दंडनीय नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपराधिक कृत्य के चरण की, तो जाहिर सी बात है कि प्रयत्न भी आपराधिक ही होगा। अब इसके जो है कि आपराधिक प्रयत्न के इसके क्या है कि 3 आवश्यक तत्व हैं। आपराधिक प्रयत्न के 3 आवश्यक तत्व। पहला अपराध करने की दोषी भावना, पहला है अपराध करने की दोषी भावना, ठीक, अपराध करने की दोषी भावना। दूसरा जो है इसका जो है अपराध कृत्य को करने के लिए कुछ कार्य का करना, जैसे इसका है अपराध कृत्य को करने के लिए, अपराध कृत्य को करने के लिए कुछ कार्य को करने के लिए कुछ कार्य करना, ठीक। पहला दोषी भावना, दूसरा हो गया अपराध कृत्य को करने के लिए कुछ कार्य करना। उसके बाद तीसरा हुआ किया हुआ कार्य पूर्ण अपराध से कुछ कम होता है। जैसे जो तैयारी का जो स्टेज होता है, तो किया गया कार्य अभी वो पूरी तरीके से कार्य में रूप में परिणत नहीं हुआ है, वो संपूर्ण कार्य से कुछ कम ही होता है। यानी कि किया गया कार्य पूर्ण कार्य से कुछ कम ही होता है। क्योंकि जैसे ही अगर प्रयास जो है, प्रयत्न जो है जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तब तो वो पूरा अपराध ही पूरा हो जाएगा। तो जो चारों चरण है उसकी अवस्था जो है आपराधिक कृत्य की, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि किया गया कार्य पूर्ण कार्य से कुछ कम ही होता है। तो उसके बाद आता है आपका कि आईपीसी में प्रयास को जैसे कि 3 तरीके में वर्णन किया गया। आईपीसी में जो है प्रयास को 3 तरीके वर्णन किया। पहला ये है कि कुछ ऐसे धाराएं दी गई हैं जहां पर अपराध और उसकी तैयारी को एक साथ रखा गया है।
जैसे अपराध और तैयारी, अपराध प्लस उसको करने का प्रयत्न, अपराध और प्रयत्न को एक साथ रखा गया है, ठीक। और दूसरा जो है अपराध और उसको करने का प्रयत्न जो है, दोनों को एक ही धारा में रखा गया है और दोनों को समान दंड से दंडनीय। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध क्या तो कर दे या उस अपराध को करने का प्रयत्न करे, जो अगर वो अपराध करता तब भी वही उसको सज़ा मिलती, अगर वह अपराध में सफल नहीं हुआ, उसका खाली प्रयत्न करता है, तब भी उसको वही सज़ा मिलेगी। तो बहुत से ऐसे हैं कि जिनको एक ही सेक्शन में रखा गया है। दूसरा है कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें दोनों को अलग अलग सेक्शन में रखा गया है, कि जैसे क्या होता है अपराध और उसको करने का प्रयत्न अलग अलग। तो इसमें पहला है कि जैसे हत्या, ठीक है, इसमें है अगर हम अलग अलग देखें तो अपराध और उसको करने का प्रयत्न, तो इसमें क्या है कि अलग अलग। पहला जो हो गया हत्या, तो हत्या जो है इसको 302 धारा 302 में इसको बताया गया है। जो अपराध है इसको धारा 302 में बताया गया, लेकिन हत्या का जो प्रयत्न है, हत्या के प्रयत्न को धारा 307 में दंडित किया गया, उसमें बताया गया है। और इसी तरीके से सदोष मानव वध, दूसरा है सदोष मानव वध, इसको धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय घोषित किया गया है। इसको धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय बताया गया है। और सदोष मानव वध का जो प्रयत्न है, सदोष मानव वध का प्रयत्न जो है ये है धारा 308 के अंतर्गत। धारा 308 के अंतर्गत वहाँ दंडनीय उसको बनाया गया है। इसी तरीके से जो आत्महत्या है, ठीक है, इसी तरीके से आत्महत्या का जो प्रयत्न है उसको धारा 309 में दंडनीय बनाया गया है। आत्महत्या करने के प्रयत्न को धारा 309 में दंडनीय बनाया गया है। अब ये है कि जो आत्महत्या करने का प्रयत्न है वो खाली आत्महत्या करने का प्रयत्न ही दंडनीय है, क्योंकि अगर आत्महत्या करने का प्रयत्न अगर वो सफल हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसको दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए पूरे आईपीसी में एक ऐसा ये अपराध है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अपराध है कि जो अगर उसका प्रयत्न सफल हो जाए तो उसमें व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है, तो वो है धारा 309। क्योंकि आत्महत्या करने के बाद उसकी जब डेथ हो जाती है, अगर वो सफल हो गया अपने प्रयत्न में, तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से है एक और लूट, तो धारा 392 में लूट को परिभाषित किया गया, उसमें बताया गया लूट को दंडित किया गया है। धारा 392 में, ठीक है, धारा 392 में लूट को दंडित किया गया है। लेकिन लूट का जो प्रयत्न है उसको धारा 393 में, ठीक है, इसमें धारा 393 में उसको दंडित किया गया है। तो हमने आपको बताया कि जो आत्महत्या का प्रयत्न है, आत्महत्या का
प्रयत्न, तो यह धारा 309 में, ठीक है। आत्महत्या का जो प्रयत्न है वो है धारा 309 में। और इसका जो होता अगर सफल हो गया तो व्यक्ति को दंड दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद चौथा आता है लूट। तो लूट का जो दंड है तो ये है धारा 392 में इसको दंडित किया गया है। और लूट के प्रयत्न को धारा 393 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। अब इसी में है कि लूट करने का प्रयास जब घातक शस्त्रों के साथ कर किया जाता है। जब लूट का प्रयत्न है जब घातक हथियारों के साथ किया जाए तब इसे धारा जो है 398 में दंडनीय बनाया गया है। इसे धारा 398 में दंडनीय बनाया गया है। और उसके बाद फिर आता है कि हत्या के साथ डकैती, ठीक है। अब इसमें जो है हत्या के साथ डकैती, तो हत्या के साथ डकैती को धारा 395 में, हत्या के साथ डकैती को धारा 396 में, 395 नहीं 396 में इसको दंडनीय बनाया गया है। और हत्या के प्रयास के साथ डकैती और हत्या के प्रयत्न के साथ डकैती को, हत्या के प्रयत्न के साथ डकैती को धारा 397 के अंतर्गत, धारा 397 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद और भी है कि लूट करते समय स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना, लूट करते समय स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना और लूट करते समय हत्या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयत्न करना, तो इसको भी दोनों को अलग अलग धाराओं में दंडित किया गया है। जैसे लूट करते समय स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना, तो इसको धारा 300 लूट करते समय स्वेच्छा लिख देते हैं, लूट करते समय स्वेच्छा चोट पहुंचाना, इसको धारा 394 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। और लूट करते समय हत्या या गंभीर चोट पहुंचाना, लूट करते समय हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयत्न करना, लूट करते समय जो है हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयत्न जो है वो है धारा 397 के अंतर्गत दंडनीय है। वो है धारा 397 के अंतर्गत, ठीक है, दंडनीय उसको बनाया गया है। धारा 397 के अंतर्गत उसको दंडनीय बनाया गया है, ठीक। धारा 397 के अंतर्गत उसको दंडनीय बनाया गया है। तो इसी के साथ हम देखते हैं और आगे, अगर हम आगे बढ़ें तो प्रयास के अन्य मामले जैसे एक हैं, दो तरीके का हो गया। एक हो गया कि जहाँ पर अपराध और अपराध करने का प्रयत्न दोनों को एक साथ रखा गया है। दूसरा है कि अपराध
को अलग धारा में और अपराध करने के प्रयत्न को अलग धारा में दंडनीय बताया गया है। तीसरा है कि प्रयास के अन्य मामले जहां पर आईपीसी निश्चित प्रावधान नहीं बनाए गए हैं उसको धारा 511 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अपराध के प्रयत्न हैं जिनको आईपीसी में कहीं जगह नहीं दी गई है, तो ऐसे जितने भी अपराध के प्रयत्न हैं उनको ले जा करके विधायिका ने धारा 511 के अंतर्गत सबको एक साथ रख दिया है, वहाँ सबको ले जाके कंपाइल कर दिया है। तो और भी जितना प्रयत्न की बात हमने किया, जहाँ जहाँ क्लियर कट एकदम डिफाइन है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जितना सज़ा है उतना मिलेगी। लेकिन जहाँ इसके बारे में नहीं बताया गया है कि किसी, जैसे मान लीजिए चोरी का प्रयत्न, ठीक है, इसको नहीं कहीं बताया गया तो ये चला जाएगा 511 में। अब पहले क्या था कि 511 जो धारा है तो कुछ ऐसे अपराध होते थे, तो पहले जो अपराध असंभव होते थे उनको दंडित नहीं किया जाता था। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जेब डालता है पैसा चुराने के लिए और उसके जेब में अगर पैसा नहीं है तो माना ये जाता था कि जब उसके जेब में पैसा था ही नहीं तो चुराता क्या, तो इसको असंभव कार्य माना जाता था और उसको दंडित नहीं किया जाता था। लेकिन समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया और न्यायालयों ने अपना डिसीजन बदला। तो आते आते लेकिन जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 511 में ये प्रावधान किया गया। उसके में 2 दृष्टांत दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि भले ही असंभव प्रयास हों लेकिन वो दंडनीय होंगे। जैसे पहला जो दृष्टांत है उसमें क्या होता है कि एक खाली संदूक से जेवरात चुराने का असफल प्रयास किया गया, ठीक है। आज चोरी के प्रयत्न का दोषी पाया गया यद्यपि संदूक में कुछ भी नहीं था जेवर। लेकिन जैसे कि एक व्यक्ति किसी के घर से संदूक निकाला और उसको ले जाकर के आंगन में रख करके तोड़ा ओड़ा या बाहर ले जा करके वो सोचा कि इसमें जेवरात होंगे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकले, लेकिन फिर भी उसको चोरी के प्रयत्न के लिए दंडित किया गया। इसी तरीके से कि बाघ के जेब में हाथ डाला तो उसका जेब खाली था, लेकिन फिर भी उसको चोरी के प्रयत्न के लिए दंडित किया गया। अब हम देखते हैं कि इतना तो सब हो गया। अब हम देखते हैं कि अपराध की जो 2 चरण थे इसमें, मान लीजिए कि तैयारी कंप्लीट होगी। अब तैयारी के बाद जब वो मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर ए ने बी के ऊपर गोली चलाई, ठीक है, ए ने बी के ऊपर गोली चलाई, तो अगर गोली उसको बिना लगे ही निकल गई, ठीक है, तो वो तो प्रयत्न का दोष ही होगा। लेकिन अगर गोली उसको लग गई और उसकी डेथ हो गई या मान लीजिए वो इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, तब भी वो अपराध जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ चौथा चरण जो इसका है प्रयत्न के बाद कि उसको क्षति पहुँचे, ठीक है, उसको मतलब चोट लग जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, जो भी हो, तैयारी जिस दिशा में थी या उसके बाद प्रयत्न जो है वो सफल हो जाए तो अपराध पूर्ण हो जाता है। तो एक आता है कि तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है, इसे पूछा जाए मान लीजिए आपसे कि तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है, तो इसमें यह होता है कि जो तैयारी होती है इसमें क्या होता है कि खाली संसाधन जुटाए जाते हैं, तैयारी में संसाधन जुटाए जाते हैं, जबकि जो प्रयत्न होता है वह जो होता है अपराध कृत्य की ओर एक प्रत्यक्ष कदम बढ़ता है। जैसे कि तैयारी में मान लीजिए बंदूक लाए, लाठी लाए, बल्लम लाए या कोई बम ले करके आए तो भी तैयारी की दशा में, लेकिन जब उसको ले करके हम निकल दिए आगे मारने के लिए तब हम प्रयत्न की दिशा में बढ़ जाते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि भाई हम तान लिए हैं कि मारना है, बंदूक की उसको पूरा पिस्टल खींच लिए हैं और बस चलाने ही वाले हैं एकदम पूरा, बस अपराध अभी नहीं हुआ है लेकिन हम उसके तैयारी के एक चरण आगे बढ़ चुके हैं अपराध करने की दिशा में। और जो तैयारी है वो प्रयत्न का पूर्ववर्ती होता है और जो प्रयत्न है वो तैयारी का पश्चातवर्ती चरण होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है अपराध में हमने देखा कि तैयारी जो है और प्रयत्न में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तैयारी क्या है कि तैयारी तो मान लीजिए संसाधन जुटाते हैं और प्रयत्न में भी जब तक वो कुछ कार्य नहीं करता तब तक वो तैयारी ही मानी जाती है। जब वो कुछ कार्य की दिशा में बढ़ जाता है और अगर वो सफल नहीं होता है तब तो प्रयत्न माना जाएगा, अगर सफल हो गया तब तो कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद साथियों।